हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। और आज की क्लास में इकोनोमेट्रिक्स का हम चैप्टर देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। और इसको गॉसियन क्या बोलते हैं, गॉसियन रिग्रेशन मॉडल ये भी बोला जाता है, राइट। रिग्रेशन मॉडल भी बोला जाता है। इकोनोमेट्रिक्स का हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी मैंने आपको बैकग्राउंड कराया था, पहले वो देखना और फिर समझ आएगा। तो पहले आपने सारे टेस्ट देखना है, दैट इज टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, राइट। उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है और फिर ये चैप्टर होगा, फिर आराम से आपको इकोनोमेट्रिक्स समझ आ जाएगी, राइट। ये है तो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऐसे ही आएगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल क्या है, कैसे है। तो बेसिकली इस चैप्टर में, मतलब इस लेक्चर में मैं अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और मैं आपको कराऊंगी ओएलएस। ओएलएस की क्या प्रॉपर्टीज है, दैट इज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या प्रिंसिपल्स है, बेसिकली हमें यही देखना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये समझ आना चाहिए तभी आपको इकोनोमेट्रिक्स समझ आएगी, अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाती हूँ। बट इक्वेशन यहाँ पर हम नहीं करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन को ही मैं आपको करना सिखाऊंगी क्या है, राइट। ये है तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद करो कि हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा है ना, उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा है। ये है कंजम्पशन फंक्शन क्या डिनोट करता है स्टूडेंट, तो ये बताता है सी हमारा फंक्शन जो है वो है सी बार, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, है ना, यही है ना, यही होता है। सी हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ओके। वाई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बी हमारा स्लोप होता है, राइट, ये हमारा स्लोप होता है। और इसको ऑटोनोमस, जो कि इनकम पर डिपेंड नहीं होता है, इसको ऑटोनोमस हम कंजम्पशन बोलते हैं, राइट। ये आपको, आप इस इक्वेशन से फैमिलियर हो तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। लब फिर सबसे पहले मैं आपको अगर इकोनोमेट्रिक्स की बात करूं, ओके, इकोनोमेट्रिक्स क्या है इसको लिखते जाना स्टूडेंट। इकोनोमेट्रिक्स क्या है, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो भी हमारी थ्योरीज है वो, क्योंकि बेसिकली उसी के रिलेटेड हम करेंगे, प्लस हमारा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, प्लस हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है, इन तीनों का हमारा कम्बिनेशन क्या है, इकोनोमेट्रिक्स अप्लाई करते हैं। और इकोनोमेट्रिक्स में हम फोरकास्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आपके पास डाटा है या नहीं है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था कि हम क्या करते हैं, डाटा या तो हम एस्टिमेट करते हैं या तो हम हाइपोथेसिस करते हैं, राइट। याद है आप सभी को, तो पहला लेक्चर बहुत अच्छे से समझेंगे तभी आपको ये समझ आएगा। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली फोरकास्टिंग करते हैं, ओके। लेट्स सपोज आप फोरकास्ट करोगे कि सेविंग इंक्रीज डिक्रीज करने की वजह से जीडीपी पर इसका क्या असर होता है, राइट। क्या जो हमारा जीडीपी पर क्या असर होता है। लेट्स सपोज ये एग्जांपल है, ओके। ये है कि सेविंग इंक्रीज करने से जीडीपी ले लो, कंजम्पशन ले लो, ये होता है। समझ आया स्टूडेंट, ये है। अब हम रिग्रेशन मॉडल इक्वेशन की बात करेंगे। रिग्रेशन मॉडल के बारे में बात करेंगे। रिग्रेशन मॉडल दैट इज हमारा ये होगा वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस ई आई, राइट। ये है हमारा, ये होता है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है वाई आई अल्फा लिख देते हैं, जैसे भी होगा, वन ऑफ द सेम थिंग होता है स्टूडेंट। इसको ऐसे में समझना, पता नहीं ये क्या लिख दिया है, बेसिकली बीटा नॉट एक्स या बीटा वन, यहाँ पर बीटा टू लिया जाएगा बेसिकली। तो अल्फा प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस ई आई, ई आई भी लिख दिया जाता है, यू आई भी लिख दिया जाता है। पहले इसको समझिए, व्हाट यू मीन बाय इक्वेशन में सब क्या बताया जा रहा है, ठीक है। ये सब क्या है बेसिकली, ये आपका क्या है, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। ये जो बीटा नॉट और बीटा वन है, बीटा
बीटा नॉट प्लस बीटा वन या अल्फा बीटा वन जो होती हैं इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स ये बोला जाता है, राइट। एक्स क्या होता है? एक्स हमारा होता है, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि राइट हैंड साइड होता है। एक्स या यू हमारा एरर टर्म क्या होता है? एरर टर्म बोला जाता है, ठीक है। याद है आप सभी को, हम लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ते हैं कि हम डिमांड एंड प्राइस में रिलेशन पढ़ते हैं, अदर चीज़ को कांस्टेंट कर देते हैं। तो जो अदर चीज़ है कांस्टेंट, दैट इज़ क्या है? एरर टर्म है, ठीक है, ताकि हम इसके बीच में रिलेशन अच्छे से पढ़ सके। तो वाई आई और एक्स आई में हमें अगर रिलेशन देखना है कि कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट पर कितना असर डाल रहा है, क्या असर डाल रहा है, इसके लिए और फैक्टर को हम कांस्टेंट कर देते हैं। इसी को एरर टर्म या रेजिडुअल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेजिडुअल्स भी बोला जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा? रिग्रेशन, वैसे बोला जाता है रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स में, यही इकोनोमेट्रिक्स में हमारा रिग्रेशन मॉडल हो जाता है। ये हमारा इक्वेशन बेसिकली यहीं पर सब कुछ घूमेगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? तो अभी आपने देखा कि रिग्रेशन मॉडल में क्या क्या है। अगर मैं आपको पैरामीटर बोलूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलूँ, ये एरर टर्म बोलूँ, तो आपको समझ आना चाहिए कि बेसिकली क्या बोल रहे हैं। तो हमें एक्स आई और वाई आई में मीन्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अच्छे से रिलेशन समझ आए तो और फैक्टर को हम कॉन्स्टेंट कर देते हैं और इसके लिए हम मॉडल में प्रेजेंट करते हैं ई आई। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर ना, देखो यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्या किया जा रहा है कि ये जो हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, वो आप पर होगा कि आप कौन सा डिपेंडेंट और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज कर रहे हो। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर, या फिर पहले मैनुअली होता था, अब सॉफ्टवेयर पर इसको रन किया जाता है। तो इस मॉडल को हम रन करते हैं और रन करने के बाद बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं। वो अगर अजम्पशंस रन करने के बाद सेटिस्फाई होता है, अभी अजम्पशंस मैं आपको पढ़ाऊंगी, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वो सही है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो इट मीन्स आपका रिग्रेशन मॉडल रॉन्ग है, आपका मॉडल रॉन्ग है। लेट्स सपोज कि हमारा जीडीपी और सेविंग में रिलेशन सही आना चाहिए कि सेविंग इंक्रीज डिक्रीज पर आप फोरकास्ट कर रहे हो कि जीडीपी क्या इंक्रीज डिक्रीज होगा, राइट। बेसिकली ये है। तो इसी को हम रन करते हैं, जिसके लिए सॉफ्टवेयर होता है, ई व्यूज होता है, SPSS होता है, और उसी पर देखते हैं। तो जब हम रन करते हैं तो हम क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल देखते हैं, मीन्स इनके द्वारा जो अजम्पशंस दिया गया है, अजम्पशंस मैं अभी आपको कराऊंगी, वो अजम्पशंस फुलफिल होने चाहिए। OLS होना चाहिए, OLS अगर हम रन करते हैं तो हमारा फुलफिल होना चाहिए, अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो वही प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। तो जब मैंने आपको बताया था कि हम पॉपुलेशन लेते हैं, राइट, हम पॉपुलेशन लेते हैं और पॉपुलेशन के लिए हम रिग्रेशन मॉडल अगर करें तो इसको बोल सकते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, ओके, फंक्शन जिसको PRF बोला जाता है, दैट इज वाई आई, ओके, वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस यू आई होता है, या ई आई मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ये है, ये क्या है आपका पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन या मॉडल भी बोल सकते हो। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, ओके, इतना टाइम नहीं होता, इतना कॉस्ट नहीं होता है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में हम क्या करते हैं, हम सैंपल ले लेते हैं, राइट। क्या लेते हैं? हम सैंपल ले लेते हैं। क्लियर हो रहा है? सैंपल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा पॉपुलेशन का फंक्शन है, तो हम क्या बना लेंगे, SRF, दैट इज सिंपल रेग्रेशन फंक्शन। तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हम सैंपल सर्वे करेंगे। तो वाई आई, तो जब हम सैंपल का करते हैं तो इसको हैट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हैट लगा देते हैं स्टूडेंट। तो हमने वाई आई इज इक्वल टू अल्फा
हैट लगा दिया, इट मीन्स आपको समझ आना चाहिए। जैसे अगर हैट नहीं होगा तो समझ जाना यह पॉपुलेशन का फंक्शन है, अगर हैट है तो क्या हो जाएगा आपका समझ जाना ये सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन का अगर हम मॉडल का करते हैं, आपके पास डाटा प्रॉपर अवेलेबल है तो आप PRF के पास जाओ। अगर हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, आप सर्वे कर रहे हैं, सैंपल के बेसिस पर कर रहे हैं, तो जब सैंपल का फंक्शन अगर हमें डिनोट करना होता है तो YI हैट लगाते हैं। हैट मतलब समझ जाना ये SRF है, जब हैट नहीं होगा तो वो PRF होगा, राइट। ये है तो YI अल्फा ले लेती हूँ या बीटा नॉट भी ले सकते हो, मैं बीटा नॉट ही लेती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। ये है तो हम क्या ले रहे हैं देखो यहाँ पर, तो हम ले रहे हैं ओके इसको ले रहे हैं बीटा नॉट हैट प्लस बीटा 1 हैट बोला जाता है XI प्लस UI। और कभी कभी ना स्टूडेंट ये आपको ना स्मॉल में दिखेगा, मतलब कि स्मॉल में भी दिख सकता है, तो स्मॉल में भी क्या है वो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है, समझ आया। जब यहाँ पर प्रॉपर इस तरह से रिग्रेशन मॉडल या रिग्रेशन पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन होगा तो इस प्रकार से इक्वेशन होगी, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट कम होता है, टाइम कम होता है, रिसोर्सेज कम होता है, तो हम सैंपल लेते हैं, तो सैंपल के भी तो मॉडल आपको रन करना होगा, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। ये है डिनोट। अब बोलोगे मैम ये आई क्या कर रहे हो आप, है ना। वाई क्या होता है स्टूडेंट, ये टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड को डिनोट करता है, टाइम पीरियड को डिनोट करता है, मीन्स टाइम पीरियड 1, टाइम पीरियड 2, टाइम पीरियड 3, तो आई जो है वो टाइम पीरियड को डिनोट करता है। समझ आया स्टूडेंट, तो थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको कराया है, चलो अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इकोनोमेट्रिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जहाँ पर हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड को एनालाइज करते हैं इकोनॉमिक्स डाटा में। ये हमें इम्पेरिकल मतलब फोरकास्टिंग कंटेंट देता है इकोनॉमिक थ्योरीज के लिए। और हम टेस्ट हाइपोथेसिस, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ना, हम अजम्पशंस बनाते हैं, अजम्पशन में हम दो स्टेटमेंट को लेते हैं, वन इज नल हाइपोथेसिस, अदर इज अ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और फिर हम टेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेबुलेटेड और कैलकुलेटेड, एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ओके वही है। तो यहाँ पर फोरकास्ट किया जाता है फ्यूचर ट्रेंड को, आने वाले ट्रेंड कैसा होगा, कैसी हमारी इकोनॉमी या कौन सा वेरिएबल से कौन सी GDP इंक्रीज होगी, राइट। ये है तो ये हम बिल्ड करते हैं जहाँ पर रिलेशनशिप्स को एनालाइज करते हैं। कौन से रिलेशनशिप्स होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इकोनोमेट्रिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जहाँ पर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करते हुए इकोनॉमिक्स थ्योरी के जो भी ट्रेंड होते हैं, डाटा होते हैं, उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं। हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते हैं कि कैसे इंडिपेंडेंट को इंक्रीज डिक्रीज करने से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर कितना असर होगा। लेट्स सपोज सेविंग को इंक्रीज डिक्रीज करने से, सेविंग हमारा इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट हमारा GDP है, क्या इंक्रीज डिक्रीज होगा। या फिर जैसे लास्ट क्लास में मैंने कैपिटल फॉर्मेशन का लिया था, उसका GDP पर क्या असर होगा, तो ये आपको बताता है। ऑलराइट स्टूडेंट, समझ आ रहा है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। अब इसी पर जैसे कि अभी मैंने आपको रिग्रेशन मॉडल बताया, तो देखो ये पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल है, y दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, बीटा नॉट ये आपका इंटरसेप्ट या ऑटोनोमस या इंटरसेप्ट बोल दो, ठीक है। ये हमारा स्लोप है बीटा 1, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल E, इसको रैंडम एरर टर्म या रेजिडुअल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिडुअल या रैंडम एरर कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये है, समझ आया, तो ये होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो आप जैसे रिग्रेशन लाइन ऑन द बेसिस ऑफ जो भी डाटा है आप रिग्रेशन लाइन बनाते हो, ठीक है। हम जैसे B x on y बनाते हैं, B y on x बनाते हैं, राइट, ये होता है।
तो देखो यहाँ पर ये लाइन है, ये लाइन अगर हमारा बन जाता है तो ये रिग्रेशन लाइन होता है हमारा। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि एरर होती हैं, तो एरर टर्म ऐसे शो होता है, ऐसे यहाँ पर, जो कि मीन के आसपास फैली होती है, इसको एरर टर्म बोला जाता है। तो ये ई होता है, दैट इज एरर टर्म। तो हमारा रिग्रेशन लाइन, जो भी हमारा रिग्रेशन लाइन लाया, जैसे कि ये वाला यहाँ पर हुआ, फिर एरर टर्म जो कि यहाँ पर होता है, एरर टर्म यहाँ पर, इसको अगर डिनोट करें, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, यहाँ पर भी मैंने लिखा है, देखो यहाँ पर ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी शो होगा, यहाँ डिपेंडेंट मतलब आपका y जो होगा ये यहाँ पर होगा, और x जो होगा वो यहाँ पर होगा, राइट। ये है, तो इकोनोमेट्रिक समझ आया, मॉडल समझ आया, क्लियर है स्टूडेंट। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक मैंने बताया, हाँ देखो लिखा हुआ है वाई आई अल्फा लिया, यहाँ पर बीटा नॉट भी ले सकते हो, गलत नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग आपको चीजें दिखेंगी। तो वाई आई बीटा नॉट या अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई ये होता है। तो ये एनालाइज करता है रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। ये लीनियर क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगी। टू वेरिएबल है, वन इज इंडिपेंडेंट एंड अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई आई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स आई इंडिपेंडेंट है। अल्फा इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट क्या होता है कि अगर आप बीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे, ठीक है, अल्फा की क्या आ जाएगी, अगर बीटा की, अगर अल्फा की अगर 0 पुट करोगे तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो आपको ना इंटरसेप्ट, इस y पॉइंट पर कुछ पॉइंट आएंगे और इस पर कुछ पॉइंट आएंगे, तो उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। ये है बीटा हमारा क्या है, स्लोप हमें बताता है कि ये स्लोप कितना है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। फिर ये ई आई दैट इज योर रेजिडुअल्स बोलते हैं, इसको एरर टर्म्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा प्राइस और डिमांड में रिलेशन सही आए और अदर फैक्टर को कांस्टेंट कर देते हैं। तो अदर फैक्टर जो कांस्टेंट कर रहे हैं ना, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्राइस और डिमांड का रिलेशन परफेक्ट हमें समझ आए। तो ई आई जो होता है अदर फैक्ट दैट इज सिट्रस पैरावस होता है ना, उसको कांस्टेंट कर रहे हैं तो वो हो जाता है, ठीक है। ये है जो कि रिग्रेशन लाइन के आसपास होता है। तो देखो सिंगल रिग्रेशन मॉडल का एग्जांपल ये है स्टूडेंट, ठीक है। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल भी होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। मल्टीपल रिग्रेशन बेसिकली जब हम वाई आई बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई होता है प्लस यू ई आई या यू आई जैसे भी लिख सकते हो, ये हो गया हमारा सिंगल, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं। अब मान लो कि हम बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं ना, कभी कभी हम बहुत सारे फैक्टर को देखते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का रेनफॉल पर या केमिकल पेस्टिसाइड पर क्या असर आ रहा है, मतलब रेनफॉल का भी ले सकते हैं, इरिगेशन का भी ले सकते हैं, पेस्टिसाइड का भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया है ना हमारा, जैसे एग्रीकल्चर का बहुत सारे फैक्टर पर इफेक्ट होता है। तो हमने देखो मान लो कि बीटा 1 एक्स आई ले लिया प्लस बीटा 2 एक्स आई 2 ले लिया प्लस बीटा 3 x3 ले लिया है ना, यहाँ पर x3 ले लिया और ई आई ले लिया, 3 ले लिया हमारे। तो जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ना तो उसको हम मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं। तो प्रिडिक्टिंग द हाउस प्राइस बेस्ड ऑन साइज, नंबर, रूम्स, डिस्टेंस, बहुत सारे देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका एक x1 दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाउस हो गया, दूसरा आपका रूम हो गया, तीसरा डिस्टेंस हो गया, राइट। ये है, और एरर टर्म्स भी लेंगे जो कि इन दोनों को जो कि हम कांस्टेंट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ये हमारा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, समझ आ रहा है। तो ये था हमारा सिंगल रिग्रेशन। मैंने आपको मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल बताया जहां पर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बहुत नाम से हम जानते हैं, किस किस नाम से जानते हैं इसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फीचर, कोवेरिएंट, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, प्रिडिक्टर, रिग्रेसर, एक्सोजीनियस वेरिएबल बोलते हैं।
समझ आया? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर डिफरेंट डिफरेंट नाम से पूछे तो ये भी होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम डिपेंडेंट, टारगेट, रिस्पॉन्स, एक्सप्लेन्ड, जैसे मैं इसको कैसे याद करती हूँ, डी है, डी इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डी ऐसे याद कर सकते हो। प्रिडिक्टेड, जिसको प्रिडिक्ट किया जाता है, प्रिडिक्टर, जिससे किया जा रहा है, जिसको किया जा रहा है, दैट इज प्रिडिक्टेड, हो रहा है ना जो प्रिडिक्ट। ये रिग्रेसेंट बोलते हैं। एंडोजीनियस, इसको एंडोजीनियस बोलते हैं। एंडोजीनियस मतलब विद इन, एंडोजीनियस मतलब होता है आपके कंट्रोल में। एक्सोजीनियस आउटसाइड, दैट इज एक्सटर्नल, आउटसाइड होता है, ठीक है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? डिफरेंट डिफरेंट नाम से होगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट नाम से होगा तो कंफ्यूज मत होना, इसी का अलग अलग नाम है। जैसे आपके निकनेम होते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलग अलग नेम होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं अजम्पशंस पर। तो देखो बेसिकली जब हमारा PRF दैट इज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, जो कि yi इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन, हम सिंगल रिग्रेशन पर ही चलेंगे, ठीक है। बीटा वन xi प्लस ui होता है, राइट, ये है। तो ये PR, इसी को हम SRF करते हैं। SRF करते हैं तो वो क्या होता है, yi hat इज इक्वल टू बीटा नॉट hat बी प्लस बीटा वन हैट xi प्लस ei, इसको हम SRF, ये जो फंक्शन है दैट इज SRF, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। अब जब ये क्या होता है, ये हम पॉपुलेशन, ये हमारा होता है और ये हम सैंपल लेते हैं, ठीक है। ये है सैंपल, ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब सैंपल को हम जब रन करते हैं, मतलब कि जब हम OLS लगाते हैं, तो हमें बेसिकली बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यूज आता है। और वो जब डेरिवेशन करते हैं या डायरेक्टली जब हम EVUs या फिर SPS में करते हैं तो डायरेक्ट आपकी वैल्यूज आ जाती हैं। मैनुअली भी किया जाता है स्टूडेंट, जो कि डेरिवेशंस होती हैं। तो बीटा नॉट बीटा वन की वैल्यू आती है। लास्ट में आपको बताऊंगी कि बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यूज क्या होती हैं। वैसे तो पूछते नहीं है, लेकिन अगर आपको पूछेंगे तो मैं लास्ट में बता दूंगी आपको, राइट। ये है, तो बीटा नॉट और बीटा वन की होती है और उसी के बेसिस पर हम बेसिकली फोरकास्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, फोरकास्टिंग। समझते हो कि क्या होने वाली है इकोनॉमिक्स में सिचुएशन, राइट। ये है, तो इसी पर बोला गया है कि जब आप रन कर रहे हो ना मॉडल को, जब आप रन कर रहे हो तो कौन कौन सी अजम्पशंस क्या होती है बेसिकली, कि अगर ये अजम्पशंस फुलफिल हो रही हैं तो हमारी थ्योरी अच्छी है, अगर ये अजम्पशंस फुलफिल नहीं हो रही है मतलब मॉडल में प्रॉब्लम है, तो हम अजम्पशंस लेते हैं। अजम्पशंस को हम क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल अजम्पशन या गॉसियन के द्वारा दिया गया तो गॉसियन रिग्रेशन मॉडल भी बोल देते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आपको मेन एम है ये अजम्पशंस करना, कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल कौन कौन सी अजम्पशन सही है। अगर ये अजम्पशन होगा तो ये मॉडल सही होगा, अदरवाइज मॉडल में प्रॉब्लम। तो अब आपने अजम्पशंस देखना है, वन बाय वन सारी अजम्पशंस मैं आपको कराऊंगी और वो सारी अजम्पशंस आपको याद करनी होगी और इसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये पहले बोलते हैं कि जो आपका इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए, और लिनियरिटी होनी चाहिए। मीन्स द मॉडल इन लीनियर इन पैरामीटर, जैसे कि अगर हमारा yi इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन xi प्लस ei होता है, तो जो हमारा पैरामीटर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बीटा वन और बीटा टू ये लीनियर होने चाहिए। लीनियर क्या होता है स्टूडेंट, मींस इसका पावर क्या होना चाहिए, पावर इज वन होना चाहिए। पावर वन मींस स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। बोलोगे स्ट्रेट लाइन नहीं होगा मैम, मींस नॉन लीनियर होगा, तो मॉडल सही नहीं है। तो आप चाहते हो कि आपका मॉडल सही हो तो आपके जो पैरामीटर्स होते हैं वो ऑलवेज लीनियर होने चाहिए। द मॉडल
लीनियर होना चाहिए, मतलब कि जो आप रन कर रहे हो मॉडल वो आपका लीनियर इन पैरामीटर हो सकते हैं। लेकिन जो वेरिएबल है मींस xi, जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, जो वेरिएबल्स है या yi या xi हमारा लीनियर या नॉन लीनियर दोनों हो सकते हैं। और एक बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, क्या वेरिएबल लीनियर और नॉन लीनियर हो सकते हैं? तो यस स्टूडेंट, बिल्कुल वो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो आपका पैरामीटर है ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज क्या होने चाहिए? ऑलवेज लीनियर होना चाहिए। मींस आपका क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। तो वेरी फर्स्ट अजम्पशंस हमारा डन हो गया, ये हो गया कि हमारा रिग्रेशन मॉडल क्या होना चाहिए? ऑलवेज लीनियर होनी चाहिए। समझ आ रहा है स्टूडेंट? तो पहला अजम्पशंस मैंने आपको कराया, ठीक है, ठीक है, पहला अजम्पशंस हमने कर लिया, दैट इज लीनियर होने चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे दूसरा अजम्पशंस आ गया है। अब दूसरा अजम्पशंस पर हो, बोलते हैं xi वैल्यू आर फिक्स इन रिपीटेड सैंपल, x कंसिडर टू बी अ नॉन स्टोचैस्टिक। स्टोचैस्टिक जो कि चेंज होता है, जब वो चेंज नहीं होता तो उसको नॉन स्टोचैस्टिक बोल देते। मीन्स x जो होता है वो हमारी सैम्पलिंग में, रिपीटेड सैम्पलिंग में, मतलब जितनी बार आप सैंपल कर रहे हो, जितनी बार आप मॉडल टेस्ट कर रहे हो, वो फिक्स होना चाहिए, नहीं कि आप चेंज कर रहे हो। अगर आप चेंज करोगे तो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज होगा ना। तो देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आर ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट एंड डू नॉट चेंज अक्रॉस द डिफरेंट सैंपल। आप चेंज नहीं करोगे, यही क्लासिकल लीनियर मॉडल बोलता है कि आपका जो xi है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो फिक्स होना चाहिए। अगर आप चेंज करोगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर अलग अलग असर होगा, अलग अलग आपको रिजल्ट देगा। तो xi शुड बी मतलब अगर मॉडल आपका सही चाहते हो तो आपका क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, तभी मॉडल रन होगी, अदरवाइज नहीं होगा। तो नॉन स्टोचैस्टिक मतलब चेंज नहीं होगा। क्लियर है? ये चीज है। थर्ड है हमारा जीरो मीन ऑफ एरर टर्म्स। मैंने आपको बताया ना, ये हमारा लाइन होता है, दैट इज रिग्रेशन लाइन। तो बेसिकली जो हमारे एरर टर्म्स होते हैं ना स्टूडेंट, इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है। तो हमारे जो एरर टर्म होते हैं जो कि हमारे रिग्रेशन लाइन के आसपास होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, राइट? ये हमारे एरर टर्म्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो जब हम इसका मीन करेंगे ना, मीन्स एरर टर्म जो होता है, मीन्स EI का मीन जब करेंगे, जब इसको सबको प्लस करेंगे, मतलब जो भी प्लस माइनस है, तो वो 0 होना चाहिए, है ना? नॉर्मल सी बात है। जब एरर टर्म भी चेंज हो रहा है तो आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं पढ़ पाओगे। तो बोला जाता है कि जब हम इस एरर टर्म, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो क्या होने चाहिए? वो 0 होने चाहिए। तो समीशन मतलब मीन ऑफ एरर टर्म शुड बी अ 0, ठीक है? द मीन ऑफ एरर टर्म दैट इज UI क्या होने चाहिए? गिवन xi, जो हमारा गिवन xi है वो 0 होना चाहिए, ठीक है? ये मीन्स हमारे जो रिग्रेशन लाइन के पास जो एरर टर्म है, अगर उसका एवरेज या समीशन करेंगे, तभी यहाँ पर समीशन लिखा हुआ है, वो 0 होना चाहिए। आप बोलोगे मैम अगर 0 नहीं होगा तो मॉडल आपका नहीं सही होगा, ठीक है? क्योंकि एरर टर्म का डिपेंडेंट पर भी असर दिखेगा, राइट? समझ आया? तो आपका एरर टर्म 0 होना चाहिए, तभी मॉडल अच्छा होगा, अदरवाइज मॉडल खराब हो जाएगा, इनकरेक्ट मॉडल बोला जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए अजम्पशंस फुलफिल होने चाहिए, ये सारे अजम्पशंस आप देखोगे। फिर नेक्स्ट हमारा होता है कि हमारा मॉडल होमोसेडास्टिसिटी होना चाहिए, मतलब कि आपका जो एरर टर्म का वेरिएंस होगा ना स्टूडेंट, वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, राइट? तो जो हमारा एरर टर्म है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारा रिग्रेशन लाइन है और ये हमारा एरर टर्म्स है यहाँ पर, तो सारा एरर टर्म्स की जो वेरिएंस है ना वो सेम होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, वो वक्त के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, तो अगर वो सेम है हमारा एरर टर्म जो है
वो सेम है तो आपका मॉडल सही होगा। मीन्स वो होमो, होमो मतलब होता है सेम, सेम होना चाहिए, राइट। सेम वेरिएंस, सेम सेम वेरिएंस होना चाहिए, सेम। होमोसेडास्टिसिटी मतलब वेरिएंस, तो होमो सेम वेरिएंस होने चाहिए। तो एरर टर्म जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, स्प्रेड, ओके, स्प्रेड ऑफ एरर टर्म, spread of error term should be a same. Term are error terms are same, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो एरर टर्म्स है वेरिएंस का वो सेम होने चाहिए, नहीं ये होना चाहिए कि ये 0.5 है, ये 6 है, ऐसे नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो वक्त के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहीं पर हेट्रोसेडास्टिसिटी आ जाता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट है ना, हेट्रो, हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रोसेडास्टिसिटी हो जाता है, सेडास्टिसिटी होता है तो मॉडल इनकरेक्ट हो जाता है। मींस आपका सिग्मा आई आ जाता है, ये स्टूडेंट स्क्वायर। तो आई मतलब कि डिफरेंट टाइम से वो चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चीज है। तो हेट्रोसेडास्टिसिटी अगर होगा तो मॉडल गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए, होमोसेडास्टिसिटी, क्या होना चाहिए, होमोसेडास्टिसिटी। होमोसेडास्टिसिटी मीन्स वेरिएंस जो है वो सेम होगा तो मॉडल करेक्ट होगा। अगर हेट्रोसेडास्टिसिटी होगा तो मॉडल इनकरेक्ट होगा, राइट, इनकरेक्ट होगा। तो नेक्स्ट हमारा दैट इज फोर्थ अजम्पशन क्या है कि आपका मॉडल ऑलवेज होमोसेडास्टिसिटी मीन्स जो वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ ई आई, जो एरर टर्म का वेरिएंस है, स्प्रेड ऑफ एरर टर्म्स आर सेम, ठीक है, सेम होना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर। वहीं पर सिग्मा आई हो जाता है स्टूडेंट, ये हेट्रोसेडास्टिसिटी को डिनोट करता है और मॉडल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल होमोसेडास्टिसिटी होना चाहिए या हेट्रो, तो आपने आंसर करना है होमोसेडास्टिसिटी, मींस होमोसेडास्टिसिटी होना चाहिए, नॉट हेट्रोसेडास्टिसिटी। अब यहीं पर आगे जाके हम पढ़ेंगे इन केस मान लो कि आपका हेट्रोसेडास्टिसिटी आ जाता है, मीन्स हम मॉडल रन करते हैं और हेट्रोसेडास्टिसिटी आता है, तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इन केस अगर हमारे मॉडल में हेट्रोसेडास्टिसिटी आता है तो हमने क्या करना है, ठीक है, ये चीज है। आगे जाके मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में यही पढ़ाऊंगी कि इन केस मॉडल में हेट्रोसेडास्टिसिटी हो जाता है तो कैसे इसको करेक्ट करते हैं। यस, इसके करेक्ट करने के भी मेजर्स हैं। अब नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जो है अजम्पशन दैट इज नो ऑटो कोरिलेशन, मींस ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। द एरर आर अनकोरिलेटेड अक्रॉस द ऑब्जर्वेशन, मींस जो हमारी एरर टर्म है वो कोरिलेटेड नहीं होंगी। लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारा रिग्रेशन लाइन है, ओके, और हमारा एरर टर्म है, एरर टर्म्स हैं, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए। अगर कोरिलेशन होगा, ऑटो कोरिलेशन होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए। एरर, एरर मतलब जो हमारा ई आई है, मीन्स एक एरर टर्म्स और दूसरा एरर टर्म दैट इज ई जी, ये दोनों कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एरर आर अनकोरिलेटेड अक्रॉस द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जिसको हम कोवेरियंस यू आई और ई आई को हम करते हैं गिवन एक्स आई और जेड, एक्स आई और एक्स जेड से, ठीक है, ये शुड बी अ जीरो होने चाहिए। मीन्स दो एरर टर्म्स एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए। होंगे तो ऑटो कोरिलेशन हो जाएगा, और ऑटो कोरिलेशन हो जाएगा तो आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे इसको करेक्ट करना होता है, ठीक है। तो समझ आया आपका, क्या एरर टर्म कोरिलेटेड, दो एरर टर्म कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में कोरिलेशन, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है, ये कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो मैंने ये आपको पढ़ाया। तो पहला लीनियर इन पैरामीटर, लीनियर एंड नॉन लीनियर इन वेरिएबल चल सकता है। आपका एक्स आई फिक्स होना चाहिए गिवन सैंपल में, अगर चेंज करोगे तो मॉडल सही नहीं आएगा, ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट देखो,
जीरो मीन एरर टर्म्स, मतलब कि एरर टर्म का जो एवरेज हम सम करेंगे एरर टर्म का तो जीरो होने चाहिए। सॉरी, तो अगर हम इसका सम करेंगे तो जीरो होना चाहिए, अगर जीरो नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है? होमोसेडास्टिसिटी होना चाहिए, मींस आपका वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स, मतलब कि जो मीन से एवरेज से जो वेरिएंस होता है, जो वेरिएंस होता है एरर टर्म का, वो भी आपका सेम होना चाहिए, होमो होना चाहिए, हेट्रो नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक वेरिएंस एरर टर्म का 5 आ रहा है तो दूसरा 6 आ रहा है, नो, हम 5 ही आएगा, राइट? तो सेम स्प्रेड होना चाहिए, स्प्रेड ऑफ एरर टर्म शुड बी अ सेम, ठीक है? होमोसेडास्टिसिटी, हेट्रोसेडास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? मीन्स जो एरर, दो एरर टर्म में रिलेशन नहीं होने चाहिए, इसी को हम नो ऑटो कोरिलेशन बोलते हैं। बोलोगे ऑटो कोरिलेशन मीन्स रिलेशन आ जाएगा तो मॉडल गलत हो जाएगा, और इसी को हम आगे जाके देखेंगे ऑटो कोरिलेशन को कैसे करेक्ट किया जाता है, ठीक है? ये फिर हम देखेंगे नो कोरिलेशन बिटवीन एरर और प्रेडिक्टर। प्रेडिक्टर क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, इंडिपेंडेंट। और एरर मतलब EI, मीन्स EI और XI में कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। जब हम दो हम कोरिलेशन देखते हैं स्टूडेंट, उसको कोवेरियंस बोलते हैं, राइट? ये कोवेरियंस, तो कोवेरियंस बिटवीन EI मीन्स एरर टर्म, हमारा जो EI है दैट इज एरर टर्म, और XI दैट इज आपका क्या होता है? प्रेडिक्टर, जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो देखो YI इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 XI प्लस U, ओके, UI मीन्स इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होने चाहिए, ठीक है? कोवेरियंस जो होगी हमारी, कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो हमारा मॉडल सही नहीं होगा। फिर आता है कि दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, मिनिमम रिलेशन हो सकता है, परफेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो, मिनिमम शुड बी देयर, मिनिमम तो ऑलवेज होगी, लेकिन परफेक्ट मतलब एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए। जैसे कि YI इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 XI, ठीक है? XI हो गया प्लस बीटा 2 X2 प्लस UI, ठीक है? UI ये है एरर टर्म, UI या EI एक ही है, ठीक है? समझिएगा स्टूडेंट। तो आपको देखते हैं कि जो हमारा XI दैट इज वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड अदर X2 अदर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। परफेक्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन परफेक्ट नहीं होना चाहिए। परफेक्ट नो रिलेशन। अगर हो जाता है तो मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हो जाता है? मल्टी कोलिनियरिटी की, और इसी को आगे जाके करेक्ट करना होता है अगर मॉडल में मल्टी कोलिनियरिटी आ जाती है। तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर नॉट परफेक्ट, मतलब XI और X1 या X2 में हमारा कुछ भी क्या नहीं होना चाहिए? परफेक्ट कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत होगा लेकिन परफेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर हो जाता है तो आगे जाके हम देखेंगे इसको कैसे करते हैं, ठीक है? फिर बोलते हैं कि आपका जो मॉडल है ना स्टूडेंट, जो आपका फंक्शनल फॉर्म है, मीन्स जो हमारा YI इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 XI प्लस क्या बोलते हैं EI, ये है, ये UI, ये आपका ना स्पेसिफाइड होनी चाहिए, करेक्टली स्पेसिफाइड इक्वेशन होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। ये ना एडवांस इकोनोमेट्रिक्स में हम स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं, एडवांस इकोनोमेट्रिक्स में, ठीक है? तो आपका मॉडल ना ही मतलब कि बहुत ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हो या बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हो, तो आपका मॉडल शुड भी अच्छा होना चाहिए, करेक्टली स्पेसिफाइड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। बहुत ज़्यादा
एडिशन नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा कम भी वेरिएबल नहीं होगे, बहुत ज़्यादा नहीं लोगे, अगर लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। द मॉडल करेक्टली स्पेसिफाइड, आपका इक्वेशन परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल लोग हैं, राइट, ये है। तो ये स्पेसिफिकेशन इसको बोलते हैं। फिर इसको बोला जाता है, एक और है एडेप्टिव एडेटिव एरर टर्म होनी चाहिए। एडेटिव मीन्स एडिशन, एरर टर्म्स होनी चाहिए, एरर टर्म्स होनी चाहिए। इट मीन्स जो आपका एरर टर्म है वो एडिशन में होना चाहिए, मतलब जो आपका एरर टर्म है वो एडिशन में होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए। बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस ei मीन्स ये एडिशन में होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए yi इज इक्वल टू ei, ये मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। बीटा नॉट प्लस बीटा 2 xi, राइट, ये होता है। तो ये मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, ऑलवेज एडिशन में होना चाहिए, एक और ये अजम्पशन है। और जो एरर टर्म्स होते हैं ना स्टूडेंट, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, ठीक है। जो एरर टर्म्स, एक और ऐसी अजम्पशन बताती हूँ, जो आपका एरर टर्म है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इट शुड बी अ वेल शेप्ड, ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। मीन्स एरर टर्म्स जब जैसे कि अगर आप देखोगे ना, आपने पढ़ा होगा, तो आपका ये हमारा रिग्रेशन लाइन होता है, ओके, रिग्रेशन आपका मॉडल ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, मतलब कि आपका एरर टर्म्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। देखो ऐसे, ओके, एक मिनट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके यहाँ पर है नहीं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मीन मीडियम मोड इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नॉर्मली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप होना चाहिए ऐसे, ठीक है, वेल शेप्ड, इसको वेल शेप बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो यहाँ पर सारे हमने अजम्पशंस पढ़ लिए, एक बार हम फिर से रिपीट कर ले। तो देखो, पहला क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल, मतलब जब आप मॉडल को रन करते हो तो लीनियर इन पैरामीटर होना चाहिए, नॉन लीनियर और लीनियर वेरिएबल चलेगा, ओके, ये है आपका xi जो होना चाहिए, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिक्स्ड होना चाहिए। एरर टर्म का जो सम होता है वो 0 होगा, ठीक है, अगर 0 नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, मॉडल सही नहीं होगा, इनकरेक्ट मॉडल बोला जाएगा। होमोसेडास्टिसिटी मतलब वेरिएंस सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए, सिग्मा आई नहीं होना चाहिए। अगर आता है तो इसको हेट्रोसेडास्टिसिटी बोलते हैं, जो कि आगे जाके इसको हम करेक्ट करेंगे, बहुत सारे दिया गया है। पर नो ऑटो को रिलेशन होना चाहिए, मतलब कि आपके दो एरर टर्म्स में रिलेशन नहीं होने चाहिए, अगर होता है तो उसको ऑटो को रिलेशन बोलते हैं। तो नो होना चाहिए मीन्स नहीं होना चाहिए, समझ आ रहा है स्टूडेंट, ये चीज है। फिर आता है कि एरर और प्रेडिक्टर मीन्स कोवेरिएंस बिटवीन एरर टर्म्स, जो हमारा ei है, और प्रोडक्टर मतलब कि जो xi है, उसमें कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। फिर मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब होता है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशन नहीं होने चाहिए, ओके, थोड़ा बहुत चलता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नो परफेक्ट, थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन परफेक्ट नहीं होना चाहिए रिलेशन, नहीं तो मॉडल सही से नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि किसका असर पड़ा है। मीन्स लेट सपोज एग्रीकल्चर पर इरिगेशन का पड़ा है असर, एग्रीकल्चर किससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, इरिगेशन से या फिर रेनफॉल से, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों में रिलेशन आ गई है, इरिगेशन और रेनफॉल में, ठीक है, ये चीज। फिर करेक्ट स्पेसिफिकेशन मतलब इक्वेशन आपकी बिल्कुल स्पेशली मतलब कि अच्छे से स्पेसिफाइड इक्वेशन होनी चाहिए। आपका एरर टर्म एडेप्टिव होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, और इसका शेप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ठीक है। तो ये सारे अजम्पशंस थे स्टूडेंट, जो कि आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलेंगे OLS, ओके, इसको हम देखेंगे OLS में। हम जब OLS करते हैं, अब OLS कब करते हैं, ओके, ये है, एक मिनट रुको, यहीं पर करती हूँ, ठीक है।
अब हमारा होता है OLS। OLS की प्रॉपर्टीज, OLS का मतलब होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है, लीस्ट स्क्वायर होना चाहिए। लीस्ट मतलब कम वेरिएंस होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारा होता है पहला होता है कि ये लीनियर होने चाहिए। लीनियर आपको पता है कि पावर 1 होना चाहिए, कि मॉडल की पहली प्रॉपर्टीज है कि पावर 1 मीन्स स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, पावर 1 मीन्स स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, या नहीं स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लीनियर होने चाहिए। द मॉडल ऑलवेज शुड बी अ लीनियर, ठीक है, लीनियर। अगर लीनियर नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लीनियर होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये होता है लीनियर। दूसरा बोलते हैं कि आपका अनबायस होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड मीन्स जो आपका पॉपुलेशन है, जिसको बीटा से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू होना चाहिए जो आपने एस्टिमेटेड किया है बीटा हैट। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, मीन्स पॉपुलेशन एंड सैंपल शुड बी द सेम। ये नहीं होना चाहिए कि आपने कोविड-19 का सैंपल लिया और पॉपुलेशन पर गलत फर्क पड़ गया, नो, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो मतलब ये है, अगर यहीं पर डिफरेंस आ जाता है स्टूडेंट, अगर बीटा माइनस एस्टिमेटेड बीटा, ओके, नोट, अगर ये आ जाता है डिफरेंस, ओके, डिफरेंस, तो उसको बायस्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायस्ड मीन्स पॉपुलेशन और सैंपल में तो डिफरेंस हो गया, ये तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना। तो बायस्ड कभी नहीं होनी चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, मीन्स पॉपुलेशन इज इक्वल टू सैंपल, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ये है। उसके बाद बोलते हैं कि आपका वेरिएंस लीस्ट होना चाहिए, मतलब कि वेरिएंस कम होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है वो है मिनिमम एस्टिमेटर या मिनिमम वेरिएंस। मिनिमम एस्टिमेटर का मतलब होता है, एस्टिमेटर का मतलब होता है कि मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए, ज़्यादा वेरिएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेरिएंस नहीं होना चाहिए, ये बोलता है मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए। अगर वेरिएंस ज़्यादा होगा तो मॉडल आपका OLS सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे मॉडल रन करते हैं ना, तो OLS से करते हैं, तो OLS क्या बताता है कि मॉडल आपका लीनियर होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, मिनिमम एस्टिमेटर होना चाहिए, और फिर आता है कंसिस्टेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब होता है स्टूडेंट कि आप जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज करते हो, सैंपल साइज शुड बी इंक्रीज, सैंपल साइज इंक्रीज करते हो, आप पॉपुलेशन के क्लोज चले जाते हो। एज सैंपल साइज इंक्रीज, आप क्लोजर टू पॉपुलेशन चले जाते हो, ठीक है। पॉपुलेशन के यहाँ पर लिखना था, एज सैंपल साइज इंक्रीज क्लोजर टू पॉपुलेशन चले जाते हो, और इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेंट्रल लिमिट थ्योरी। क्या बोला जाता है? लिमिट थ्योरी। क्या बोला जाता है? थ्योरम बोला जाता है, ठीक है, थ्योरम बोला जाता है। मीन्स कि आप जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज करोगे, इनफाइनाइट तक जाओगे, तो आप पॉपुलेशन की तरफ चले जाओगे, इसको कंसिस्टेंट बोला जाता है। तो जब हम OLS मतलब मॉडल रन करते हैं, और अगर वो मॉडल लीनियर, अनबायस, मिनिमम एस्टिमेटर और कंसिस्टेंट होता है, तो हमारा मॉडल सही है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है मल्टीकोलिनियरिटी, ऑटो कोरिलेशन, हेट्रोसेडास्टिसिटी। चलो इसको एक बार देखते हैं, आराम से इसको पढ़ते हैं, फिर और अच्छे से समझ आएगा। तो पहले बोलते हैं गुड एस्टिमेटर, मतलब गुड एस्टिमेटर क्या होगा? OLS होगा। गुड या बेस्ट एस्टिमेटर कब होगा? बेस्ट एस्टिमेटर कब होगा?
जब वो अनबायस होगा, मीन्स जो एस्टिमेटेड, अब यहाँ पर थीटा लिख लिया, अब बीटा लिख लो, कोई बात नहीं है, ठीक है, ये है शुड बी अ बीटा, तो एस्टिमेटेड बीटा इज इक्वल टू ट्रू बीटा, दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना, ये चीज है। एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंट होना चाहिए, मीन्स स्मॉल वेरिएंस होना चाहिए, स्मॉल वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड, आपका वेरिएंस कम होना चाहिए, अगर ज्यादा होगा तो मॉडल सही नहीं है। कंसिस्टेंट होना चाहिए, मीन्स जो आपका ट्रू पैरामीटर होता है, मीन्स पॉपुलेशन जो है वो सैंपल साइज इंक्रीज करने, मतलब कि आप सैंपल साइज इंक्रीज करोगे तो आप पॉपुलेशन की तरफ चले जाओगे, मीन्स वो कंसिस्टेंट दे रहा है। इसका मतलब एक और भी होता है स्टूडेंट कि आप जितनी बार टेस्ट कर रहे हो आपको सेम रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, सेम रिजल्ट दे रहा है, तो यही तो चीज है, सेम रिजल्ट दे रहा है, तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। जब वो अनबायस होगा, एफिशिएंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, मीन्स वो सफिशिएंट होगा, मीन्स वो मॉडल सारी ही इंफॉर्मेशन फुलफिल कर रहा है जो उसको जरूरत है। तो स्टैटिस्टिक इज अ सफिशिएंट, मतलब स्टैटिस्टिक मतलब सैंपल, सैंपल को जो हम नंबर से डिनोट करते हैं उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं ना, वो सफिशिएंट जहां पर ऑल इंफॉर्मेशन जो नीडेड है पैरामीटर का, ठीक है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स सारी, वो अनबायस है, एफिशिएंट है, कंसिस्टेंट है, मतलब वो सफिशिएंट है, ठीक है, सफिशिएंट है। तो वो गॉसियन मार्कम थ्योरम, जिस दैट इज ओएलएस, ओएलएस कब होगा, जब वो बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर होगा। बेस्ट कब होगा, जब वो मिनिमम वेरिएंस होगा, और बहुत कम में मिनिमम वेरिएंस देखने को मिलता है स्टूडेंट, जैसे अभी मैं आपको आगे कराऊंगी, ना ही वो ओएलएस जो होता है, ना ही वो हेट्रोसेडास्टिसिटी में मिनिमम वेरिएंस होता है, ना ही ऑटो कोरिलेशन, हेट्रोसेडास्टिसिटी ऑटो कोरिलेशन में मिनिमम वेरिएंस होता है। लीनियर आपको फिर भी देखने को मिल जाएगा, कंसिस्टेंट आपको फिर भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन मिनिमम वेरिएंस बहुत कम में होता है, वेरिएंस आपको ज्यादा ही मिलता है। अनबायस्ड मतलब जो आपका एस्टिमेटेड है, मीन सैंपल इज इक्वल टू पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू पैरामीटर, उसको अनबायस्ड बोलते हैं। लीनियर मतलब आपका फंक्शन लीनियर होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ देखो फिर से लिखा हुआ है, लिनियरिटी मीन्स एस्टिमेटेड इज लीनियर इन डाटा, डाटा आपका लीनियर होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए। आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू मतलब पॉपुलेशन इज इक्वल टू सैंपल, सैंपल को ही एस्टिमेटेड बोला है। ऑल लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर स्मॉल वेरिएंस, ज्यादा वेरिएंस नहीं होना चाहिए, अगर वेरिएबिलिटी होगी, वेरिएंस ज्यादा होगा, मीन्स वो एवरेज से आपका, देखो एक इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, देखो मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ, एक एग्जांपल याद आ गया, मीन्स मान लो कि यहाँ पर हमारा मीन है, ठीक है, ये है हमारा, पहले हमारा डाटा ऐसे आया, ठीक है, तो ये दूर है, फिर अगर हम देखें तो ऐसे आ गया, ठीक है, ये आ गया, फिर हमने देखा, फिर ऐसे हो गया, मीन जितना वो मीन के पास आएगा उतना अच्छा होगा और उतना ही मिनिमम वेरिएंस होगी, राइट, ये चीज है, इसको बोला जाता है। ये लीनियर होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, ओएलएस एस्टिमेटर लीनियर फंक्शन का होना चाहिए, बीटा नॉट या बीटा हैट इज इक्वल टू ट्रू बीटा होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम वेरिएंस होनी चाहिए, तभी ओएलएस सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि क्या था बेसिकली, है ना। तो अब हम जब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, मान लो कि हमने वाई आई हैट इज इक्वल टू बीटा नोट हैट पॉपुलेशन SRS, ये क्या है, PRF, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन SRF, जब इसको हम रन करते हैं ना स्टूडेंट, बेसिकली XI प्लस EI, ठीक है, जब हम इसको रन करते हैं ना बेसिकली स्टूडेंट, तो जब हम रन करते हैं तो इसका डेरिवेशन करते हैं, तो हमारे पास ना इसको डेरिवेट करने के लिए 5 से 6 पेज का हम डेरिवेशन करते हैं और प्रूव करते हैं, उसके बाद हमारा बीटा नॉट का वैल्यू ये आता है। वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, आप देखोगे तो यूजीसी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दे दिया है कि बीटा नोट की वैल्यू हमारे पास ये आती है, और बीटा 1 दैट इज 1,
की वैल्यू हमारे पास ये आती है डेरिवेशन करके। डेरिवेशन नहीं आता पेपर में तो इसलिए मैं आपको नहीं करा रही, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये दोनों याद कर लेना थोड़ा सा बस। एज सच लीनियर हमने क्या कर लिया, अजम्पशंस कर ली, अजम्पशंस कर ली। अगर बाई चांस ये अजम्पशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो मल्टी कोलिनियरिटी, ऑटो कोरिलेशन और हेट्रोसेडास्टिसिटी की प्रॉब्लम होती है। यही आपके सिलेबस में मिल रहा मेंशन है, हेट्रोसेडास्टिसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस केस में हम कौन कौन सी रेमेडीज या कौन कौन सी मेथड लगाते हैं, ठीक है, मेथड आते हैं वो आपके लेक्चर होगा बस इकोनॉमेटिक्स खत्म, यही है आपका, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से देख लेना, कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे बता देना, कुछ भी कंसेप्ट को दिक्कत हुई है। तो यही था हमारा अजम्पशंस और ओएलएस। ओएलएस याद रखिएगा, ठीक है, ये होता है। और कभी कभी ओएलएस नहीं होता है तो हम MLE को भी लगाते हैं, मिनिमम लाइक्लीहुड मेथड होता है MLE। कभी कभी जैसे OLS नहीं हो रहा है तो हम उसका ऑल्टरनेटिव यूज कर लेते हैं, दैट इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड। मैक्सिमम, एक मिनट, जब OLS मान लो कि एक तो आपके पास मान लो कि चॉकलेट खाने का मन है तो चॉकलेट नहीं मिल रहा है तो आप कोई स्वीट्स खा लो, है ना। तो वही होता है, जब OLS सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसकी जगह हम MLE भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये है। तो OLS मिनिमम, इसको ब्लू बोला जाता है OLS, ये MQ लिख रही हूँ मैं बार बार, ठीक है, OLS, ठीक है। देखो यहाँ पर OLS मतलब ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ये क्या होनी चाहिए, बेस्ट लीनियर अनबायस BLUE एस्टिमेटर होने चाहिए, ठीक है। ये अगर ये नहीं सेटिस्फाई होता है तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड हम यूज कर लेते हैं। मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ओके, लाइक्लीहुड मेथड, ये चीज क्लियर हुआ है, इसका नाम याद रख लीजिए। ओके क्लियर है स्टूडेंट, मैंने इसके क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं, प्रैक्टिस करना हो जाएगा। हाई लेवल के क्वेश्चन दिए हैं, इतना हाई लेवल के PGT में तो पूछा भी जाता है, लेकिन अगर आप उसको सॉल्व कर लोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आसान ही आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा आपको, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलता है, थैंक यू सो मच।